हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और अभी आपके सामने क्या दिख रहा है कि ये PYQ का क्वेश्चंस है। ऑलरेडी किसके द्वारा पूछा गया है? तो BPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं? तो हम लोग बायो इस सीक्वेंस में करेंगे कंप्लीट अकॉर्डिंग टू वेटेज। सबसे ज्यादा किसका वेटेज होता है? बायो का। फिर किसका होता है? फिजिक्स का। फिर किसका होता है? केमिस्ट्री का। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो क्या मैं सिर्फ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मतलब ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर? नहीं, मैं आपको दो चीज अभी सिखाऊंगा। ठीक है, एक तो मैं क्वेश्चन डील करूंगा, उसके बाद उसका जो सबसे सुटेबल जो आंसर होगा, और बाकी भी ऑप्शन को हम लोग डील करते जाएंगे, ताकि अगर बीपीएससी इधर उधर थोड़ा भटके भी तो नेक्स्ट एग्जाम में हमें हेल्प मिले। लेकिन उससे भी ज्यादा, अगर जिनको यहां पे अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन उनको अगर स्मार्ट गेसिंग लगाना है, इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना है, तो वो क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। ठीक, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 100% मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप 70 सेकंड प्रीलिम्स दोगे और साइंस का पेपर दोगे, तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे, बायो देन फिजिक्स देन केमिस्ट्री। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय, हार्मोन्स सिक्रीट किया जाता है किसके द्वारा? अब मान लो एक जो पर्सन है जिसको इसका आंसर पता होगा, वो डायरेक्टली जो भी इसका आंसर होगा वो टिक कर लेगा। लेकिन एक जो नॉर्मल पर्सन है जिसको अभी पता नहीं है इसका आंसर, ठीक है, जिसको आइडिया नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो रीड करेगा। ठीक है, कि हार्मोन सिक्रीट किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, तो सेबेसियस ग्लैंड पहला ऑप्शन हो गया कि सेबेसियस ग्लैंड के द्वारा। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तीसरा ऑप्शन एक्सोक्राइन ग्लैंड, और चौथा ऑप्शन इंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखो, स्मार्ट गेसिंग जब भी आप करना होगा तो यहां पे आपको क्या लग रहा है? दोनों एक जैसा है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। अगर इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ रहे, जैसे ये यहां पे आपको दिख गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं, जैसे इंडो सिम्बायोसिस और क्या है, इंडो पैरासिटिज्म। तो हमेशा चांसेस क्या होगा कि एक जैसा अगर दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक जैसा दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपके जो चॉइसेस जो होंगे वो उन्हीं दोनों में से कोई एक बनेगा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर जो बनेगा उसी पे आपको कोई ना कोई टिक करना है। मान लो स्मार्ट गेसिंग आपको लेना है तो कोई आप एक ही लोगे। ठीक है, तो हार्मोन्स जो सिक्रीट किए जाते हैं, हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय, तो कैसे किया जाता है? तो प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है? सबसे पहले मुझे बताओ, एक एक्सो और इंडो का मतलब। इंडो मतलब क्या होता है कि मतलब अंदर, डायरेक्टली मतलब इंटर करेगा अंदर में। इंडो मींस अंदर, एक्सो मींस बाहर। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब ये तो बात कर रहा है कि कुछ ना कुछ बाहर, एक्सो का क्या मतलब हो रहा है कि बाहर कोई ग्लैंड से सिक्रीट करेगा। ठीक है, इस टाइप का ये बता रहा है। लेकिन यहां इंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये कुछ ना कुछ इंडो, बॉडी के अंदर जो है ग्लैंड में डायरेक्टली पहुंचाएगा। तो अभी तक का अगर स्मार्ट गेसिंग लिया होगा तो आप क्या लोगे? एक्सो या इंडो में से। बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों होगा? क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा जाता है? प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूसर, है ना, प्राइमरी हार्मोन। साथ में आप चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना, प्रोड्यूसर। ठीक है, किसको कहा जाता है? इंडोक्राइन को ग्लैंड को। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है। इसमें जो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है जिसके द्वारा आपके जा करके जो भी डायरेक्टली जो टिश्यू होंगे ना, जो फ्लूइड होंगे, वो डायरेक्टली कहां जा करके, तो ब्लड जो फ्लो कर रही है उसी के स्ट्रीम में डायरेक्टली मिल जाता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? डक्ट नहीं होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दे आर डक्टलेस, मतलब इसमें ट्यूब्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज दे आर डक्टलेट्स, ऐसे लिख देता हूं, ऑल्सो नोन एज, या फिर दे आर डक्टलेट्स। ठीक है, डक्टलेस,
है ना, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है और डायरेक्टली ये जाएगा और मिल जाएगा किसमें, सराउंडिंग जो भी टिश्यू का जो फ्लूइड होगा या ब्लड का जो स्ट्रीम होगा वहां पे सिक्रीट कर देगा। एक्सोक्राइन में इसको, एक्सोक्राइन होता है, इसमें क्या होता है, डक्ट होता है, ठीक है, ये अपोजिट होता है, मतलब इंडो का अपोजिट एक्सो। एक्सो क्या होगा, एक्सो में क्या होगा आपका, इस ये होगा अपोजिट ऑफ, सिंपली लिखिए अपोजिट ऑफ इंडोक्राइन, ठीक है, इंडोक्राइन का अपोजिट है, मतलब इसमें डक्ट क्या होगा, मौजूद होगा, ठीक है, तो इसमें डक्ट मौजूद होगा और थ्रू डक्ट जाकर के मिलेगा। और हार्मोन कैसे सिक्रीट होता है, तो वो सिक्रीट होता है डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। तो आप बोलोगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, कुछ तो एग्जांपल बताओ, हमें तो समझ में आना चाहिए कैसे होता है। अच्छा, रोते हो आप, बिल्कुल। आंसू निकलता है, हाँ निकलता है, कैसे निकलता है, डक्ट से निकलता है। स्वेट, पसीना आता है, हाँ आता है, तो कैसे निकलता है, डक्ट से निकलता है। इंजाइम मिलता है, कैसे, तो डक्ट से होता है। स्लाइवा, जो लार आपका निकलता है ना, वो क्या होता है, डक्ट से। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या एग्जांपल में आप लिख सकते हो, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, इसमें आप स्वेट लिखिए, है ना, आपका स्वेट हो गया, टीयर हो गया और स्लाइवा होगी, एटसेट्रा लिख देता हूं, स्लाइवा एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आप बोलोगे कुछ तो हमें भी बताओ इंडोक्राइन ग्लैंड का, कुछ तो एग्जांपल दो, इतना इंडोक्राइन बता रहे हो तो कुछ तो बताओ। तो मैं आपको बताता हूं इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है। अब आपने सुना होगा बहुत सारे ग्लैंड का नाम, जैसे में पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको क्या कहा जाता है, ये साथ में लिखते चलिए लेकिन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड लिखते चलिए, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, ठीक। उसके बाद थायराइड ग्लैंड क्या कंट्रोल करता है, तो आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस के बारे में बोला जाता है, बट जो थायराइड ग्लैंड है वो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो यहां पे लिखिए थायराइड ग्लैंड। आपने सुना होगा कुछ वेट से रिलेटेड, है ना, तो वेट को भी रेगुलेट करता है कौन, थायराइड ग्लैंड। तो रेगुलेट टेम्परेचर, और क्या करता है, वेट, है ना, एनर्जी, ये सब को कौन रेगुलेट करता है आपका, तो थायराइड ग्लैंड। और ये क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड, जब भी जो किडनी के ऊपर थोड़ा सा रहता है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, तो फियर, फाइट, ये सब जो है ना, एड्रिनलिन रस जो होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड, है ना, तो ये सब क्या होता है, डक्टलेस होता है, ठीक है, डायरेक्टली मिल जाता है ना। तो एड्रिनलिन लिख देता हूं यहां पे, रिएक्ट इन स्ट्रेस, है ना, रिएक्ट इन स्ट्रेस में ये रिएक्ट करता है, ठीक है। आपने सुना होगा पैनक्रियास के बारे में सुना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, आप इसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आंसर बता भी दूंगा, ठीक है। तो विच ग्लैंड इज नोन एज इंडोक्राइन भी कहा जाता है, एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, साथ में ही इंडो एक्सो दोनों कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, मैं अगले ग्लैंड को बताने के बाद आपको इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। चलिए, यहां पे हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देख रहे थे। और कौन सा एग्जांपल इसमें डाल सकते हैं, पीनियल ग्लैंड डाल सकते हैं। पीनियल ग्लैंड क्या होता है कि जो आप सोते हो ना, स्लीप साइकिल या मेलाटोनिन, जो बॉडी का जो कलर जो बताता है आपका, है ना, जो डार्किश थोड़ा होता है, मेलाटोनिन की मात्रा ज्यादा होती है, बॉडी अगर वो कम होगी तो बॉडी का कलर क्या होगा, स्किन का कलर लाइट होगा, ठीक है। तो यहां पे पीनियल ग्लैंड भी क्या है आपका, ये सारा जो भी मैं लिख रहा हूं ये क्या है आपका, सारा का सारा तो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और ये क्या करता है, वही स्लीप रेगुलेट करता है, स्लीप रेगुलेट। देखते हो आपकी नींद, आप कभी अलार्म लगाओगे 7 बजे की, आप और अलार्म नहीं बजी लेकिन आपका तब भी नींद खुल गया 7 बजे, तो वो क्या है कि वो पीनियल ग्लैंड
वो सेट करता है आपका। चलिए अभी तक आई होप आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। विच ग्लैंड इज नोन एज इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पैनक्रियाज को कहा जाता है। इंडो और एक्सो, तो आप बोलोगे कि दोनों कैसे कहते हैं इसमें? तो देखिए दोनों कहने का रीजन ये है क्योंकि हमें अभी तक क्या पता है कि एक्सोक्राइन में क्या होगा? तो क्या होगा? डक्ट होगा। और इंडोक्राइन में क्या होगा? इंडोक्राइन में डक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये ब्लड में जो शुगर होता है ना, तो रिलीज करता है इंसुलिन डायरेक्टली इनटू ब्लड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन इस तरीके से हो गया, रिलीज इंसुलिन डायरेक्टली इन ब्लड इनटू ब्लड। ठीक है, ब्लड में डायरेक्टली रिलीज करता है, इसलिए क्या हो गया? एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन जो डाइजेस्टिव जूस है ना, ये सेंड करता है थ्रू डक्ट। तो सेंड डाइजेस्टिव जूस थ्रू डक्ट, है ना, थ्रू डक्ट इनटू गट, पेट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैनक्रियाज जो दोनों में काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। विच ग्लैंड इज नोन एज इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। चलिए अब यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड देख लेते हैं। देखिए सेबेसियस ग्लैंड ये है ना कि माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है और जो कि स्किन पे पाया जाता है। ये जो है ना, ये आपके फाउंड इन स्किन, है ना, स्किन में पाया जाता है। और ये सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयली सब्सटेंस, है ना, जो कि रेन हेयर में आप देखोगे, हेयर के पास में ऑयली तेल जैसा निकलेगा, नाक पे आपके तेल जैसा निकलेगा, है ना। तो ये जो मोस्टली होता है सिक्रीट करता है, क्या करता है? सीबम, है ना। तो सिक्रीट, हार्मोन नहीं होता है। सेबेसियस ग्लैंड जो है वो हार्मोन नहीं सिक्रीट करेगा, सिक्रीट क्या करेगा? सीबम, सिक्रीट सीबम। सीबम क्या होगा? वही ऑयली सब्सटेंस। अब चिपचिपा तेल, ये अब देखोगे फेस वॉश नहीं करोगे 2-3 दिन तो क्या स्किन पे तेल जैसा ऐसा लगेगा, तो वही है सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ये तो आपको पता ही होगा। देखिए ये थोड़ा सा ट्रैप जैसा क्वेश्चन था रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का, जो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि हाँ हार्मोन ये करता है सिक्रीट, कैसा? लेकिन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन, है ना, प्रोजेस्टेरोन, ये सब करता है कौन? तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत नैरो है, ये बहुत थोड़ा सा है ना, तो नैरो है, तो इसलिए इसको करेक्ट आंसर नहीं मानेंगे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को। और किसको मानेंगे हम लोग करेक्ट आंसर? तो इंडोक्राइन ग्लैंड इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया ये। चलिए तो ये हमने सॉल्व कर लिया 139। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 जो बीपीएससी में पूछा गया है। और ये 71st में आया हुआ क्वेश्चन ही हम लोग अभी डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सपोज दैट मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, एग्जाम में जब रीड करूंगा ऑप्शन अलग अलग, तो यहां पे मुझे इंडो सिम्बायोसिस और इंडो पैरासिटिज्म दो ऑप्शन मुझे अट्रैक्ट करेगा। ये हमेशा स्मार्ट गेसिंग की तरफ अगर मूव करेंगे तो इन्हीं दोनों में से एक चूज करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन हर्ब्स। ठीक है, हर्पिस जो होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये वायरस है। ठीक है, तो ये वायरस है, क्या वायरस है? तो क्या इसके अंदर लाइफ होगा? पहले खुद सोचो, एक बार सोचना आप आराम से कि क्या वायरस है, तो क्या बॉडी के अगर बाहर होगा तो क्या इसमें लाइफ होगा? सोचना एक बार आराम से। ठीक है, एंड अ ह्यूमन के बीच में यहां पे क्या कह रहा है कि कैरेक्टराइजेज द इंट्रैक्शन बिटवीन दो चीज के बीच में, किसमें? तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। मुझे नहीं पता कि हर्पिस सिंप्लेक्स क्या है, मुझे ये दिख रहा है सिर्फ यहां पे वायरस दिख रहा है, और दूसरा ह्यूमन के बीच में इंट्रैक्शन देखना है। ठीक है, तो देखिए वायरस जनरली जो रिलेशन, जैसे यहां पे हमने पहले देखा कि इंडो मतलब क्या होगा? अंदर, तो दोनों इंडो है मतलब अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, सिम्बायोसिस और पैरासिटिज्म,
हमें एक बात तो पता है कि जो वायरस होता है जब बॉडी के बाहर रहता है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है, कैन नॉट सरवाइव, और रिप्रोड्यूस करके अपना संख्या क्या है इंक्रीज नहीं कर सकता। उसके लिए वायरस को क्या चाहिए होता है, तो होस्ट चाहिए होता है। बिना होस्ट, बिना बॉडी के वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो इन्वेड करना पड़ेगा। कहां इन्वेड करना पड़ेगा, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्वेड करना पड़ेगा। तो इंटर करेगा तब उसको अंदर क्या होगा, लाइफ होगा, और उसका ह्यूमन बॉडी एज अ होस्ट काम करेगा, ठीक है। तो यहां तक मुझे तो समझ में आ गया कि चलिए ठीक है, इसके लिए मतलब वायरस को तो इंटर करना पड़ेगा अब बॉडी के अंदर। तो यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, इंडो सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब मुझे बताइए कि क्या होता है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि लिविंग टुगेदर, म्यूचुअलिज्म, मतलब बेनिफिट दोनों को होगा, ठीक है, बेनिफिट बोथ। और दूसरा हम क्या जानते हैं सिम्बायोसिस में एक और क्या होता है, कॉमनसनलिज्म, मतलब कि एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरा को बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये हम लोग सिम्बायोसिस का मतलब जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे हम लोग ऑप्शन पढ़ रहे हैं, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिस, इंडो सिम्बायोसिस और इंडो पैरासिटिज्म। तो हमें एक बात पता है कि ऑल वायरस आर इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट होते हैं सारे वायरस। ये एक वायरस के लिए नहीं है, यहां पे ये लिख लीजिए कहीं, ऑल वायरस आर इंडो पैरासाइट, ये होता है, ठीक है। इंडो पैरासाइट मतलब वो देखिए जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाए वायरस, लेकिन वो इंडो पैरासाइट सारा वायरस होता है। तो यहां पे अगर जब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन कि ह्यूमन और HSV जो वायरस है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये इन दोनों के बीच में कैसा टर्म बनेगा, तो इंडो पैरासिटिज्म, मतलब कि एक का बेनिफिट हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे पैरासिटिज्म का बात किया गया है। तो एक को बेनिफिट दूसरा को हार्म, और इंडो मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए तो ये हमने समझ लिया। अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्या है, चलिए अगला देखते हैं कि विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। मतलब कि कोई अगर इन्फेक्शन आता है तो विच क्लास, कौन से क्लास का इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखिए एक तो आपको मैं बता देता हूं, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं ट्रिक बता सकता हूं इसका कि आप ट्रिक क्या कर सकते हो इसका। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, IgM, ठीक है। IgM ये क्या होता है ना कि जैसे ही बॉडी में, ठीक है, बॉडी में कुछ भी, कोई भी ब्रांड न्यू बैक्टीरिया, कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, अगर हमारे बॉडी में अगर इंटर करता है सबसे पहले, तो कौन बॉडी को सबसे पहले एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है ब्लड में, क्या करता है, तो IgM को सिक्रीट करता है रोकने के लिए, है ना। तो सबसे पहले बॉडी में फर्स्ट एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है और जो सिक्रीट किया जाता है ब्लड द्वारा, वो क्या है, IgM, इम्यून सिस्टम का फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का, इसको ये लिख लीजिए, इम्यून सिस्टम का फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो ये याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं मैं कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा मतलब ये ट्रिक बता देता हूं याद करने का, कुछ कि शॉर्टकट से आप याद कर सकते हो, कुछ टेक्निक है। जैसे देखिए IgG, जी से क्या हो गया, तो जनरल डिफेंस, मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब कोई भी दवा जनरल दवा खा रहा है, ठीक है, उस तरह से याद रखिए। जी से क्या हो गया, जनरल डिफेंस, ठीक, याद रखने का तरीका है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, यहां पे फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेक्शन। जब भी आता है बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो कौन होगा, तो IgM होगा, ठीक है। और IgG क्या होगा, जनरल डिफेंस, मतलब लॉन्ग टर्म डिफेंस करेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया IgG का। IgA क्या हो गया, देखिए A से यहां पे ट्रिक क्या बनता है, A से आप क्या कहते हो, अबे फ्रॉम ब्लड, मतलब ब्लड में नहीं पाया जाता है। जो भी होगा IgA, मान लीजिए सलाइवा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, म्यूकस,
टीयर, तो इसमें पाया जाएगा। तो अवे फ्रॉम ब्लड, ब्लड में नहीं, अवे फ्रॉम ब्लड, ठीक है। तो ये लिख सकते हो। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लिख लो स्लाइवा, स्लाइवा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? टीयर में पाया जाता है, म्यूकस में पाया जाएगा, म्यूकस, ये एटसेट्रा ऐसे डाल दो। चलो ठीक है। अब IgE मतलब अगर किसी को ई से क्या होगा, मतलब इन्वायरमेंटल एलर्जी होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल एलर्जी होगा, तो उसको क्या होगा, एलर्जी वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग? IgE, तो इन्वायरमेंटल एलर्जी। ये याद करने का बस तरीका है, एग्जाम में ये पूछा गया IgM के बारे में। एम क्या होगा? एम से ऐसे कर सकते हो कि 1 मिनट में, एक मतलब मिनट 1 फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एम से मैंने बताना भूल ही गया था, एम से मिनट 1 रिस्पॉन्डर, ऐसे कर लो, मिनट 1 तो सबसे पहले मिनट 1 रिस्पॉन्डर, मिनट ठीक है। तो मिनट 1 रिस्पॉन्डर हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका कि ई से हो गया इन्वायरमेंटल एलर्जी, ए से क्या हो गया अवे फ्रॉम द ब्लड, और जी से हो गया जनरल डिफेंस। आएगा, याद करके आपको टिक करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है? द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन्स होता है वो किससे बना होता है? देखिए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का एग्जांपल कैसे क्या दे सकते हो कि मान लीजिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन है ना, लाइक सेल मेम्ब्रेन्स, लाइक सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब एग्जाम में हूं मैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहां भी आप वनली देख लीजिएगा ना, उसको ना आप ट्राई करिएगा कि उसको एलिमिनेट करें। नॉन ऑफ द एबव ऐसे भी बहुत कम ऑप्शन में होता है, तो इन तीनों को आप अगर वहां पे एलिमिनेट, अगर एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू अगर जाते तो इन तीनों को हटाते और क्या ऑप्शन ए को टिक करते। तो लिपिड्स एंड जो कि नॉर्मल सा चीज है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ किसके, तो लिपिड एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कॉम्बिनेशन विच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पेसीज, है ना, सेल टाइप और ऑर्गेनेले, उससे स्पेसिफिक होता है, ठीक है। चलिए तो ऐसे आप यहां पे टिक मार सकते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 143 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉनसेंस कोडोन। मुझे एक बात बताइए, कोडोन क्या होता है? देखिए कोडोन कुछ नहीं है, ड्यूरिंग, मैं लिख देता हूं, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन synthesis the ribosome read the mRNA stand, है ना, in group of 3 letter, उसी को क्या बोलते हैं? कॉल्ड कोडोन, कोडोन कहा जाता है इसको, ठीक है। 3 लेटर का होता है, राइबोसोम को रीड करने के लिए। प्रोटीन का जब भी सिंथेसिस होता है तो उस टाइम क्या होता है कि राइबोसोम को रीड करने के लिए दी एम मैसेंजर आरएनए जो होता है वो स्टैंड करता है ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स में, उसी को क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग को क्लियर है। नॉनसेंस कोडोन को क्या कहा जाता है? स्टॉप कोडोन कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज स्टॉप कोडोन कहा जाता है, ठीक है। स्टार्ट कोडोन किसको कहा जाता है? तो AUG को क्या कहा जाता है? स्टार्ट कोडोन। इसको क्या कहा जाता है? स्टार्ट, याद करना होगा, है ना, स्टार्ट कोडोन कहा जाता है। मतलब कि ग्रीन लाइट ये दे रहा है, राइबोसोम को कह रहा है कि हाँ हाँ तुम प्रोटीन बनाना चालू रखो, चलो चलो स्टार्ट करो। और ये क्या कहता है? ये कह रहा है, देखो ये जो नॉनसेंस कोडोन है वो क्या कह रहा है कि प्रोटीन का सिंथेसिस भाई बंद कर दे, भाई प्रोटीन का सिंथेसिस बंद कर दे, ये कह रहा है नॉनसेंस कोडोन। और जो स्टार्ट कोडोन है AUG, है ना, वो क्या कह रहा है? चालू रखो, चलो चलो ग्रीन लाइट है मेरे साइड से, स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग ऑप्शन है तो उसको हम लोग रीड करते हैं। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? UAA इज द करेक्ट आंसर, जिसको क्या बोला जाता है? नॉनसेंस कोडोन, UAA, ठीक। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। और ये क्या है?
स्टार्ट कोडोन तो अब पता हो गया। अगर नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा क्या होगा स्टार्ट कोडोन, तो आप बोलोगे UAG। जी से क्या गो, ठीक है, यहां से ये भी याद कर सकते हो। जी से क्या हो गया, ग्रीन लाइट मिल गया। गो कह सकते हो आप, ग्रीन लाइट से ज़्यादा बेटर होगा, मैं लिख देता हूँ अलग कलर से। जी से क्या हो गया, ग्रीन लाइट मिल गया। ग्रीन लाइट कि प्रोटीन का आप जो बिल्डिंग, जो राइबोसोम को क्या करता है कि ग्रीन सिग्नल देता है कि आप प्रोटीन बिल्डिंग स्टार्ट करिए, ग्रीन लाइट देता है, ठीक। और ये दोनों क्या है, सेंस कोडोन है, ठीक है, सेंस कोडोन। नॉनसेंस कोडोन कौन था, तो हमें पता हो गया कि UAA इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको, नॉनसेंस कोडोन, और उसको क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडोन भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, दी स्पीसीज विच आर इन डेंजर, ठीक है, डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब उनको खतरा है, खत्म होने वाले हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इज नोन एज, उनको क्या कहा जाता है, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। हम लोग को पता है कि IUCN क्या निकालती है, लिस्ट निकालती है, ठीक है, IUCN लिस्ट निकालती है किसकी, कि जो भी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके लिए, जो नेचर है उनके लिए। तो यहाँ पे इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है कि वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो वही क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन में कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यहाँ हो गया वेरी हाई रिस्क, हाई अपने रिस्क पे आए है ना, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन खत्म होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए वल्नरेबल है, मतलब कि इसका पोजीशन डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्लाइन हो रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ठीक, डिक्लाइन, उसको क्या कहेंगे, वल्नरेबल। रेयर मतलब ये बहुत ऐसे कम मात्रा में ही पाया जाता है, लो नंबर मतलब कम मात्रा में ही पाया जा रहा है, मतलब जनरली नेचुरली जो है ना वो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कोई स्पीसीज अवेलेबल है, हर जगह स्पीसीज अवेलेबल नहीं है। एक्सटिंक्ट मतलब ये तो पता है, डायनासोर खत्म हो चुका है, तो एग्जाम्पल, ठीक है, डायनासोर लिख लो, डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खैरिफ क्रॉप, खैरिफ क्रॉप, ये देखिए थोड़ा सा मतलब आप एग्रीकल्चर वाले ऐसे भी जो जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उनको भी आइडिया होगा। खैरिफ क्रॉप और राबी क्रॉप, दो टाइप का क्रॉप हम लोग जानते हैं, और तीसरा क्या जानते हैं, बीच में जायद क्रॉप, ठीक। तो हम लोग तीनों को अभी डील कर लेंगे, कोई इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। तो जो खैरिफ क्रॉप है, एक बात बताइए, होली होती है, ठीक है, तो होली में क्या वो आप देखते हो उस टाइम में क्या मिलता है कि आपका वीट को वो होलिका दहन के टाइम पे लोग नीम और वीट को लेकर के जाते हैं, आग के पास ऐसे जलाते हैं। तो क्या होता है उस टाइम, मतलब वीट है, क्या हो रहा होगा, हार्वेस्ट हो रहा होगा, मतलब कट रहा होगा। तो यहाँ पे जो वीट हुआ, वार्ले हुआ, ग्राम हुआ, ये सारे क्या हो गए आपके, मतलब ठंड खत्म होती है। मतलब होली किस टाइम होता है, तो आप याद है आपको कि मार्च या अप्रैल के टाइम में क्या होती है, होली। तो मतलब इस टाइम यानी हार्वेस्ट होता होगा, पक के पूरा का पूरा जो आपका क्रॉप है वो रेडी हो चुका होता है, तो तब ना हार्वेस्ट होता है, उस टाइम हार्वेस्ट होता है, ठीक है। तो मतलब उस टाइम कटाई होती है, तो मार्च अप्रैल के टाइम कटाई होती है किसकी, तो वीट की आप कह लो। उस टाइम क्या दिखता है, शाहरुख खान की मूवी में आपने देखा होगा कि मस्टर्ड है ना, वो आपको येलो येलो कलर के फ्लावर्स दिखेंगे, है ना, तो मस्टर्ड हो गया इसमें, ठीक। और क्या हो गया, आपको चना दिखता है, पीज है ना, तो पीज दिखे, ये सारे क्या हो गए आपके राबी क्रॉप हो गए। और ये लगाया कब जाता है, सोन किस टाइम, किस पीरियड में किया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर के टाइम में लगाया जाता है, और मार्च अप्रैल के टाइम में काट लिया जाता है, ठीक है। खैरिफ क्रॉप क्या होगा, खैरिफ क्रॉप, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, शुगर केन। मतलब खैरिफ क्रॉप क्या होता है, बरसात के टाइम पे, जो अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे क्या लगाया जाता है आपका, जून जुलाई में क्या लगाया जाता है, तो खैरिफ क्रॉप जून जुलाई में सोन है ना, इसके बीज लगाए जाते हैं, उसकी रोपाई की जाती है। और कब काट लिया जाता है, तो काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर, है ना, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग है ना, मतलब कटाई हो जाती है। चलिए, ठीक। तो अब देखिए, आपको पता होगा कि इनको वाटर इंटेंसिव है ये, मतलब ये रेनफॉल सीजन है ना, जो भी अभी का जो सीजन चल रहा है रेनी सीजन टाइप का है ना, मतलब नीड अ लॉट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होगा, राइस, और क्या होगा, कॉटन। कॉटन का भी आपको पता होगा कि कॉटन जो इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा जो
आप कहो अराल सी पूरा कॉटन के कारण सूख गया है ना, तो कॉटन बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। जूट हो गया, आपको वाटर चाहिए आपको इसके लिए। शुगर केन है ना, शुगर केन, तो ये सारे सब क्या है, वाटर इनको जरूरत होती है। और ये क्या किस टाइप के क्रॉप है, तो खैरिफ क्रॉप। क्या इनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, राबी क्रॉप को, जो राबी क्रॉप है हमारी, क्या इनको जरूरत होती है पानी की, नहीं, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी बता रहा था जायद क्रॉप के बारे में, जायद क्रॉप है ना, तो जायद क्रॉप जो कि मार्च से लेकर के मार्च अप्रैल कह लो या मई तक कह लो, मई जून तक है ना, मार्च से मई तक की आप मान लो, मई जून है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, इसमें आपको दिखने को क्या मिलेगा, वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन मिलेगा देखने को, मस्क मेलन मिलेगा है ना, मतलब तरबूज खरबूज है ना, मेलन। और क्या मिलेगा, कुकुम्बर मिलेगा, एटसेट्रा लिख देता हूँ, कुकुम्बर है ना, कुकुम्बर एटसेट्रा। तो ये सब आपके क्या हो गए, जायद क्रॉप हो गए, ठीक। चलिए, तो यहां तक आपका अगर क्रॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। जाइलम, जाइलम, जाइलम और फ्लूएम आपने दो पढ़ा होगा। जाइलम क्या होता है ना कि ये जल से याद रखिए, जल से जाइलम, जल से पानी है ना, पानी, जल एक से जाइलम है और एक से ही हम लोग क्या रखेंगे याद कि पानी। तो मतलब जाइलम हमेशा क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, तो वाटर और मिनरल्स को कहां से कहां ले जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर लेके जाएगा। अब आप लेके जाएगा कहां, फ्रॉम रूट है ना, रूट से ऊपर लेके जाएगा। और जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम होता है वो क्या करता है, ऊपर नीचे दोनों ट्रेवल करता है, मतलब वो क्या करेगा, फूड लेके जाएगा और अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों जाएगा, ट्रेवल मतलब ट्रांसपोर्ट, बोथ, बोथ लिख देता हूँ, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है, पूरा पूरा लेकर के जाएगा, ठीक। अब एक बात बताइए, जो आउटर लेयर देखते हो आप, ये क्या होता है, जाइलम का होता है, वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसको, प्लांट को करता है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द प्लांट, और डेड सेल से बना होता है। ये जो जाइलम है, यहाँ पे जाइलम है ना, मेड अप ऑफ डेड सेल, ठीक है, डेड सेल से बना हुआ है। और क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट टू द प्लांट। और जो आपका जो फ्लेम है ना, तो वो क्या है कि वो सपोर्ट तो ज़्यादा नहीं करता है, डज नॉट सपोर्ट अ लॉट, डज नॉट सपोर्ट अ लॉट, ठीक है, ठीक। लेकिन वो बना होता है कैसे, तो मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेड अप ऑफ लिविंग सेल। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब जब भी जाइलम का आएगा क्वेश्चन तो आप जल से रिलेट कर लोगे, जल मतलब पानी, पानी मतलब क्या करेगा, तो कि ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और क्या मिनरल्स को करेगा। और जैसे ही फ्लोएम का बात आएगा तो फल से याद कर लो है ना, फ्लोएम को फल से, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट फूड है ना। चलिए, और जो आपका जो फ्लोएम होगा वो क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों साइड में, मान लीजिए ऐसे जो ट्री है तो इसमें क्या ऊपर नीचे पूरा प्रॉपर ये वर्क करेगा। और जो जाइलम है सिर्फ ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक, जाइलम। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग पूरा का पूरा आज। हाँ, ठीक, हु वॉज द फर्स्ट to use the characteristic of vascular tissue in classification of plant। जैसे देखिए प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया था तो उसमें किन्होंने सबसे पहले बार बताया था, किसके बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक बताया था, तो वैस्कुलर टिश्यू को यूज किया था क्लासिफिकेशन करने में, बांटने में प्लांट को। तो वो थे एक स्वीटिश मतलब स्विस के स्विस बॉटनिस्ट थे, उनका नाम क्या था, एपी डी कॉन्डोली, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे, ही कॉइंड, he coined the word taxonomy,
नोमी, इन्होंने ही टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वही दिया था। और फर्स्ट पर्सन थे जो कि प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू मतलब कि जाइलम और फाइलम को मेजर कैरेक्टरिस्टिक के रूप में क्लासिफाई किया था प्लांट को। तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, किसको तो वेस्कुलर जो टिश्यू है उसको डिवाइड करने में, मतलब कि एक में होगा कि मान लीजिए जैसे देखिए वेस्कुलर टिश्यू है ना, तो एक में होगा कि लैक करेगा मतलब कि नहीं है वेस्कुलर टिश्यू, और एक में होगा क्या कि प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू होगा। ठीक है, तो उसका मतलब जिसमें प्रेजेंट होगा तो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का होगा। और दूसरा में क्या होगा, कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल इसका लिख लीजिए, एल्गी हो गया, एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंगी एटसेट्रा आप लिख लीजिए। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपकी, फर्न्स हो गया, फर्न्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एटसेट्रा ऐसे लिख लो आप। चलो ठीक है, तो ये बस इतना इनका नाम याद रखना, एपीडी कॉन्डोली मतलब अगस्तस प्राइमस डी कंडोली ऐसा करके नाम था इनका, तो इन्होंने कॉइंड करा था। ठीक है, विच पार्ट ऑफ मतलब मैंगो का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, ईडेबल है हमारे लिए। देखिए अब मैं आपको ये एकदम क्लियर कर दूंगा, आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्प मतलब आप समझ लो कि कोई जो भी खाने वाला चीज समझ लो। ठीक है, कि क्या हम लोग खाते हैं। ठीक, अब देखो ईपी कार्प, मीजो कार्प, इंडो कार्प। ईपी मतलब क्या होता है, ईपी मतलब आउटर लेयर, आउटर। ठीक है, मीजो मतलब मिडिल हो गया, और इंडो मतलब क्या हो गया, अंदर का हो गया मतलब इनसाइड। अब देखो हम लोग आम खाते हैं तो आम का क्या छिलका खा लेते हो आप, पील खा लेते हो आम का, तो नहीं, तो छिलका तो नहीं खाते हैं। तो क्या आम का गुठली खा लेते हो, तो नहीं, आम का गुठली भी नहीं खाते, आम का तो मिडिल पार्ट खाते हैं, मीजो का जो गुद्दा जो फ्लेशी जो पार्ट है उसको खाते हैं हम लोग, तो मिडिल पार्ट है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो आपका मीजोकार्प हो गया। अब मैं अभी इसके बहाने, अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं यहाँ पे डील करता हूँ और इसके बहाने आपको सारा समझा दूंगा, अभी पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मुझे बताइए कोकोनट का क्या खाते हैं हम लोग, कोकोनट का क्या खाते हैं, ये मुझे अभी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। ठीक है, मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन हम लोग बाकी का एग्जांपल समझते हैं चलिए जब तक के लिए। ठीक, तो इंडो ईपी कार्प पे सबसे पहले आते हैं, तो एग्जांपल आप बोलोगे कि बताओ, कि कुछ तो बताओ कि ईपी कार्प में क्या खा लेते हैं हम लोग ऐसा कि जो पूरी तरह से, तो ईपी कार्प जैसे क्या मतलब हम लोग आउटर लेयर भी खा लेते हैं, कि वो क्या हो गया, ग्रेप्स हो गया, मतलब पूरा का पूरा हम लोग ग्रेप्स खा सकते हैं, हाँ खा सकते हैं। ग्वाभा का क्या हम लोग पूरा खा सकते हैं, तो हाँ ग्वाभास का भी हम लोग खा सकते हैं पूरा का। प्लम्स का, ठीक है, प्लम्स का हम लोग क्या पूरा खा सकते हैं, तो हाँ पूरा का पूरा ईडेबल है, मतलब जो ऐसे लो और सीधे के सीधे आप पूरा का पूरा च्यू कर जाओ, वो क्या हो गया, ईपी कार्प हो गया, मतलब जिसका ऊपर का खा लिया, सब खा लिया, पूरा खा लिया। ठीक है, तो ये हो गया ईपी कार्प। अब देखो मीजोकार्प पे आते हैं, मतलब यहां का अगर एग्जाम्पल पे हम लोग बात करेंगे तो क्या हो गया, एक तो अभी हमने देख लिया मैंगो देख लिया, इसका जो करेक्ट आंसर है, क्या हम लोग पपीता को मीजोकार्प कह सकते हैं, मतलब पपाया, यहां पे लिख दे रहा हूं पपाया, इसको क्या हम लोग मीजोकार्प कह सकते हो, तो कहोगे आप हाँ, ऊपर का स्किन तो फेंक देते हैं, तो क्या अंदर का बीज खा लेते हो क्या, पपीता का जो अंदर काला काला जो बीज होता है, नहीं ना खाते हो, तो उसको फेंकते हो ना, तो क्या हो गया, सिर्फ मिडिल पार्ट आप खा रहे हो, तो क्या हो गया, मीजोकार्प हो गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल हम लोग इंडोकार्प का समझेंगे। इंडोकार्प क्या हो गया कि जो भी मान लो सिट्रस फ्रूट है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट मतलब ऑरेंज, लेमन, ठीक, लेमन, ये क्या हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये इंडोकार्प का हो गया। तो आप बोलोगे कैसे, तो क्या ऑरेंज का जो छिलका होता है ऊपर का, क्या वो खाते हो आप, नहीं, तो क्या उसके अंदर का जो वाइट जो लेयर रहता है, क्या उसको खा लेते हैं, बट क्या वो हम लोग ऐसे खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो खाता है लोग ऐसे, मतलब जनरली वो क्या वो मेन होता है इंग्रेडिएंट उसका, नहीं, वो नहीं होता है। उसके अंदर जो रहता है इंडोकार्प, वो अंदर का हम लोग का जो ऑरेंज जो जूस निकलता है या लेमन का जो जूस निकलता है, वो कहां से निकलता है, वो अंदर के जो फ्रूट से निकलता है। ऊपर में एक देखोगे ना, जैसे लेमन आप छिला आपने, ठीक है, तो उसके ऊपर
ऊपर एक वाइट वाइट सा सेल होगा, आप देखोगे वाइट वाइट, उसको आप हटाओगे और उसके बाद अंदर से आपको ऑरेंज कलर या जो भी मान लो लेमन है तो वाइट कलर का वो छोटा छोटा सा मिलेगा, तो वही हम लोग खाते हैं, ठीक है, मेनली। तो वो हो गया हमारा इंडोकार्प। अब देखो हम लोग बात करेंगे कि कोकोनट क्या है। तो कोकोनट देखो, कोकोनट में सब रहता है, क्या, ईपीकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, और हम लोग सब फेंक देते हैं। कैसे? तो अभी बताता हूं। ये समझो एक कोकोनट है, ठीक है, कोकोनट है। अभी मैं एग्जैक्ट अब इसका ये इरेज करता हूं, ठीक है। मैं एक आपको आपके सबके लिए एक कोकोनट बना रहा हूं, ठीक। क्या कोकोनट ऐसे ऊपर से दिखता है क्या? हरा हरा दिखता है आपको कोकोनट? हाँ, तो ये हरा हरा जो दिख रहा है ये क्या है? ईपी कार्प है ना, ईपी कार्प है। क्या इसको हम लोग फेंक देते हैं? हाँ, फेंक देते हैं। इसके अंदर क्या रहता है? तो इसके अंदर आप बोलोगे कि कुछ तो मुझे इस टाइप का दिखता है, ऐसे मतलब ब्राउन ब्राउन टाइप का। सॉरी, ये हो नहीं पाया, ठीक है। ठीक है, इस टाइप का आपको ब्राउन ब्राउन का कलर का क्या छिलका मिलता है ना, उसके अंदर। कहाँ पे? कोकोनट के अंदर मिलता है ब्राउन ब्राउन कलर का छिलका, जिससे रस्सी बनाई जाती है ना। रस्सी देखोगे ब्राउन कलर की रहेगी, पूरा का पूरा वो रेसा जैसा निकला रहेगा कोकोनट के। तो ये कौन सा लेयर हो गया? तब आप बोलोगे मीजो कार्प है ये, ठीक है, जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, ठीक है। उसके अंदर जब आप देखोगे तो एक हार्ड सेल, क्या वो भी मतलब ब्राउनिश टाइप का ही, थोड़ा सा ब्राउन कह लो, ब्लैक कह लो, तो एक हार्ड सेल रहता है जिसको फोड़ते हैं हम लोग, है ना। हार्ड सेल रहता है जिसको हम लोग फोड़ते हैं, वो क्या है? इंडोकार्प। अच्छा, तो इंडोकार्प भी हमने तो इंडोकार्प भी नहीं खाया, मीजोकार्प भी नहीं खाया, ईपीकार्प भी नहीं खाया। तो उसके अंदर क्या रहता है? जो आप देखते हो ना कि व्हाइट जो फ्लेशी रहता है ना, हम लोग उसको खाते हैं। वो क्या है? वो है इंडोस्पर्म है, जो बहुत बड़ा जायंट सीड है, उसको हम लोग खाते हैं। तो कोकोनट में क्या हम लोग खाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकला? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म हम लोग खाते हैं, इसका करेक्ट आंसर निकला। चलिए, ठीक है। अब देखते हैं ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हो गया। यहाँ पे 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। उसके बाद आपका 5 दिसंबर सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल डे। बट ठीक है, ये हम लोग को पता है 16 सितंबर है, ठीक। चलिए, अब ये बायो का आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये हम लोग को प्रॉपर ये देखना है इसको, कि अगर मान लो हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करना है वहाँ पे स्मार्ट गेसिंग के लिए, ठीक ठीक। इन माइकोकोरिजियल है ना एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दी एडवांटेज ऑफ प्लांट प्लांट का क्या एडवांटेज होता है? प्रोटेक्शन मिलता है, फूड मिलता है, दोनों मिलता है। इंक्रीज करेगा मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन। तो एक बात बताओ, माइको किसको कहते हैं? माइको मीन्स क्या होता है? फंगस, ठीक है, फंगस होता है। और रीजियल मतलब रीजा मीन्स रूट, ठीक है, रूट। अगर मान लो रूट पे, और ये क्या कह रहा है? एसोसिएशन मतलब पार्टनरशिप की बात कर रहा है। यहाँ पे एसोसिएशन है, यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब पार्टनरशिप, ठीक है, बिटवीन किसके किसके बीच में होगा? तो यहाँ पे 2 लोग की बात करी गई है, किसमें? तो फंगस और रूट के बीच की पार्टनरशिप की बात करी गई है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है, फंगस के कारण रूट का भी बेनिफिट हो रहा है। तो क्या ये मतलब पार्टनरशिप का बात कर रहा है, तो क्या ये म्यूचुअलिज्म की तरफ इशारा कर रहा है? हाँ, तो विन विन सिचुएशन, ठीक है। तो मतलब ये म्यूचुअलिज्म के तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। मतलब विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, ठीक। चलिए, तो जब विन विन सिचुएशन है तो क्या होगा कि यहाँ जो फंगस के कारण क्या होगा कि यहाँ पे फंगस है, ठीक है, और रूट्स है। तो फंगस क्या करेगा कि बारीक धागे जैसा, मतलब माइक्रोस्कोपिक थ्रेड जैसा पूरा का पूरा दूर तक जाल बिछा देगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि जो सील्ड बन जाएगा, केमिकल्स का एब्जॉर्प्शन, मतलब केमिकल और जो फिजिकल जो सील्ड बन जाएगा, तो उसके कारण एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, जो बाहरी जो केमिकल है वो नहीं आ पाएगा। तो उससे क्या होगा?
प्रोटेक्शन देगा, तो डिजीज से बचाएगा और क्या करेगा, इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो थ्रेड जैसा पूरा फैल जाता है, देखते हो आप, जैसे ट्री है, इसका रूट्स है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे दूर तक माइक्रोस्कोपिक थ्रेड जैसा ऐसे फैल गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या आपका मिनरल का एब्जॉर्प्शन, और साथ में क्या होगा, डिजीज का प्रोटेक्शन, ये दोनों देगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कहता है कि पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा। मतलब देखिए n का मतलब यहां क्या है, यहां पे n मतलब नॉर्मेलिटी है ना, नॉर्मेलिटी, और 0.1 और HCl यहां पे मतलब देखिए अगर पानी है आपके पास 1 लीटर पानी है, उसमें 0.1 क्या है, HCl है, तो इसका क्या होगा, पीएच वैल्यू निकालना है, पीएच वैल्यू। अब देखिए जब भी पीएच वैल्यू निकालना होगा तो एक ट्रिक है, पहले मैं उसके बारे में बात कर लूंगा, उसके बाद जो नॉर्मल लॉग वाला जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। तो पीएच वैल्यू जब भी निकालना हो, और जब डिजिट जो आप देखोगे स्टार्ट हो रहा 1 से, है ना, जैसे 1 हो, जैसे यहां पे दिया हुआ क्या है 0.1, या फिर क्या रहता है 0.01, या फिर क्या रहता है 0.001, तो मतलब 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है आपको, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, तो ये सब सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का जब भी सॉल्यूशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डेसिमल फॉर्मूला जो प्लेसेज, जैसे देखिए यहां पे 0.1 है, मतलब 0.1, तो इसका मतलब क्या है कि एक प्लेस डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, ये कितने प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो pH 1। अगर यही रहता 0.01 रहता तो ये कितना होता, तो 2 प्लेस के बाद, मतलब 2 प्लेस, है ना, 2 प्लेस के बाद, तो इसका pH क्या हो जाता, तब हो जाता pH 2। अगर 0.001 अगर ये कितने प्लेस के बाद हो गया, तो 3 प्लेस के बाद हो जाता, तब क्या होता आपका pH 3 हो जाता। तो ये तो एक ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू हमने देखा, तो इसका आंसर क्या निकला, इसका आंसर ए निकला 1, है ना, पीएच इसकी वैल्यू क्या हो निकली, 1 निकली, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसका जो प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है पीएच निकालने का, उसको हम लोग यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो पीएच निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, इसका बेस डालेंगे क्या 10, और H प्लस जो हाइड्रो आयंस जो होंगे, हाइड्रोजन के जो आयंस होंगे, है ना, H प्लस। अब देखिए यहां पे क्या है कि आपका दिया हुआ 0.1, 0.1 को क्या हम लिख सकते हैं 1/10, अगर मान लीजिए इसको ऐसे हटाते हैं तो इसके नीचे बटा 10 ऐसे होगा, हाँ, तो आप कहोगे 1/10 लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या 10⁻⁻1, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यह लिखा जा सकता है, ठीक। अब हम लोग ये फॉर्मूला में देखते हैं, यहां पे फिट कर देंगे, H प्लस की वैल्यू हम लोग डाल देंगे 10⁻⁻1, मतलब माइनस लॉग 10 बेस में डालेंगे, और यहां पे क्या होगा 10⁻⁻1। आपको जब भी पता होगा लॉग में -1 10⁻, जब भी रहेगा तो ये क्या होगा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो -1 यहां से उठ करके जो -1 है यहां पे वो कहां आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। तो -1 माइनस लॉग 10, और यहां पे 10 हो गया। इसका क्या मतलब होता है, इसका 1 होता है, मतलब ये हो गया -1, और -1 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखिए यहां जो माइनस है और यहां जो माइनस है ये दोनों मिला करके प्लस हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर होता। बट जो मैंने आपको ट्रिक बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जब भी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही होगी और क्या होगा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तब यह अप्लाई करके आप देखना, आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा और जल्दी मिलेगा, है ना। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वन डे यहाँ पे जो हमारा जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है सिंगल डे में ही कंडक्ट होता है, उसके लिए सर्टेन टाइम रहता है, तो आप शॉर्टकट मार के भी चलेगा तो चलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 132 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट, मतलब नाइट ग्लोइंग मतलब रात में जले, यानी रात भर जले या ज्यादा देर तक रात में ग्लो करे, और पिगमेंट नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो, है ना।
तो हम लोग सारे ऑप्शंस को देखेंगे। यहां पे है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, है ना। तो यूरोपियन क्या है, ये क्या है, रेयर अर्थ मेटल है। तो ये आप बोलोगे रेयर अर्थ मेटल, डोप्ड मतलब कि थोड़ा सा मात्रा में मिलाया गया क्या इसको, तो स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट में थोड़ा सा मात्रा यूरोपियन को मिलाया गया, यूरोपियम को मिलाया गया, ठीक है। तो यहां यूरोपियम क्या है, एज अ ग्लोइंग एजेंट काम करता है, एज अ ग्लोइंग काम करता है। मतलब इसमें क्या कह सकते हो आप कि ये चमक पैदा करता है, ठीक है। यूरोपियम क्या करता है, चमक पैदा करता है। और स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट जो है यह ना समझिए एक खांचा है, ठीक है, एक खांचा है जहां पे मतलब ये फिल हो गया, ठीक है, ये रोक लिया। अब ये धीरे धीरे निकलेगा, इससे इसे धीरे धीरे निकलेगा। तो क्या ये ज्यादा देर तक रेडिएट करेगा, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि यूरोपियम का काम क्या होता है, चमक पैदा करना। और यहां पे जैसे ही इस पे आप फिल किया आपने, मतलब यहां पे स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट के साथ हुआ, तो ये धीरे धीरे रिलीज करेगा। ग्रिड में इन्होंने क्या किया, ट्रैप कर लिया, ठीक है। तो ये यूज, अभी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा क्या, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। और देखिए यहां पे जो कॉपर सल्फाइड डोप्ड जिंक ऑक्साइड जो है, ये ना पुराना जो पहले, अभी ये यूज कहां करते हैं, इसको आप वॉचेज में देखोगे या फिर आप नाइट लैंप में देखोगे तो किसका यूज किया जाएगा, तो यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट का यूज किया जाएगा, ठीक। बट पहले क्या होता था कि कॉपर सल्फेट, यहां पे दिख रहा है आपको, कॉपर सल्फेट डोप्ड जो है जिंक ऑक्साइड, ये ना पुराने जो पहले के खिलौने होते थे, जो 90s के टाइम में जो चमक जो देता था ना कि थोड़ी देर, ये देखिए इसका ड्यूरेशन होगा अराउंड 10 to 12 आवर तक, ठीक है, ये ग्लो करेगा। और ये 20 से 30 मिनट, है ना। तो ये पहले की टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए यहां पे नहीं है। नाइट ग्लोइंग मतलब रात भर जो पिगमेंट जो ग्लो करे उस टाइप का, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। और बेरियम सल्फेट डोप्ड कार्बन कॉपर कार्बोनेट, इसका मतलब क्या हो गया कि आप जब भी फायर क्रैकर देखते हो, फायर क्रैकर आप देखिए, बेरियम से याद रखना, बेरियम सल्फेट जब भी देखोगे तो फायर क्रैकर में अलग अलग कलर का रंग जो देखते हो ना, जो निकलता है, जैसे अनार जलाते हो या और भी पटाखे आप जलाते हो, तो उसमें क्या देखते हो कि अलग अलग कलर्स होते हैं, ग्रीन ब्लू, तो ये सारा बेरियम का ही देन है। और यहाँ पे डोप्ड कॉपर कार्बोनेट है, ठीक। और यहाँ पे बोरोन ऑक्साइड डोप, देखो बोरोन ग्लासेज हम लोग देखते हैं, किसमें देखते हैं, तो जब भी आप पायरेक्स ग्लासेस देखोगे, पायरेक्स ग्लासेस, है ना, तो वहां पे आप क्या देखोगे कि ग्लासेस में कॉपर सल्फेट क्या करेगा कि ब्लू कलर प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो पायरेक्स ग्लासेस जो होंगे या सेरेमिक जो ग्लासेस होंगी, सेरेमिक्स होंगी, तो उसमें क्या करेगा, ये कलर प्रोवाइड कर देगा, कौन, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या काम रहता है, ब्लू कलर प्रोवाइड करना, ब्लू कलर याद रखना, इससे ब्लू कलर, ठीक। ब्लू कलर के लिए क्या करोगे आप, कॉपर सल्फेट करोगे। और बोरोन ऑक्साइड क्या होगा आपका, वही पायरेक्स ग्लासेस। चलिए ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्मार्ट फिल्म। अब देखिए स्मार्ट फिल्म तो हम लोग हर जगह देखते हैं, अभी हमारा जो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसके स्क्रीन पे भी लगा हुआ है क्या, स्मार्ट फिल्म। या जो आप जिस फोन में देख रहे हो वहां पे भी क्या लगा हुआ है, स्मार्ट फिल्म लगा हुआ है। या फिर आज आप देखोगे विंडोज, बहुत सारा ऐसा होता है ना कि आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंट विंडो दिखेगा और एक क्लिक कर देगा उसके बाद वो ब्लर दिखने लगेगा, मतलब आप एक साइड से दूसरे साइड नहीं देख पाओगे। तो उस टाइप के विंडोज में भी क्या यूज किया जाता है, जो दीवारें हैं मतलब डोर्स हैं वहां भी यूज करेगा, विंडोज में भी तो स्मार्ट फिल्म का यूज किया जाता है। ये क्या होता है कि आईटीओ से याद रखना ऐसे, ठीक है, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, इंडियम टीन ऑक्साइड, ये काम क्या करता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आता, अगर आपको नहीं भी पता होता तो स्मार्ट फिल्म है तो आपको पहला चीज की इसके लिए क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी। फोन जैसे आप चला रहे हो तो उसके पीछे जो आपके ग्लास के पीछे जो लगा हुआ है वो क्या है कि इंडियम टीन ऑक्साइड लगा हुआ है, जो कि ट्रांसपेरेंट भी है, ट्रांसपेरेंट और क्या है उसमें मतलब कंडक्टिविटी होना चाहिए। इंसुलेटर होगा तो काम चलेगा नहीं, आपका टच काम करेगा फोन का नहीं, तो कंडक्टिविटी भी होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए, है ना, मतलब कंडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे यहां पे है, देखिए एक सेकेंड,
इंडियम टीन ऑक्साइड, ये तो आप समझ गए कि यूज करते हैं किसमें, तो स्मार्ट फिल्म में। आईटीयू, ऐसे आईटीयू ऑफिसर से भी आप याद कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन इंडियम टीन ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते थे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। आप जो स्कूल में जो चौक है वो जो यूज करते हो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। जिंक, जिंक क्या है यहाँ पे, जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। क्या सॉल्ट डाल सकते हो, नमी ऐसे ही पकड़ लेगा, ये खत्म हो जाएगी कहानी। सिलिका, सिलिका मतलब ये सैंड से बना होता है। जो आप क्वार्ज जो घड़ी में देखते हो, क्वार्ज जो घड़ी में देखते हो वो क्या होता है, एक सिलिका का ही फॉर्म होता है ना, सिलिका से ही बना होता है क्वार्ज, ठीक है। और ये ना इंसुलेटर भी होता है, तो इंसुलेटर हो गया, ये भी क्या हो गया आपका इंसुलेटर, ये तो नमक ही हो गया, ये सॉल्ट हो गया। तो तीनों ऑप्शन आप कट कर सकते थे, डायरेक्ट इंडियम टीन ऑक्साइड पे आप पहुंच सकते थे स्मार्ट फिल्म के लिए। क्या यूज होता है, तो इंडियम टीन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 134 नंबर, विच मेटल कंपाउंड इज यूज्ड, है ना, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, यहां पे कार की नोमा, है ना, कार की नोमा में कौन सा, तो मतलब इसका मतलब पहले समझिए कि कार की नोमा किसको कहते हैं, इसका मतलब होता है कैंसर। तो कैंसर में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, प्लैटिनम, क्रोमियम, आयरन, क्लोरीन। तो आप देखोगे क्लोरीन तो नहीं करेंगे, तो आप सीधे कट करोगे। ये कहां करते हैं, तो आप देखोगे स्विमिंग पूल में, ये सब में डिसइंफेक्टेंट में यूज किया जाता है, कहां किसको, तो क्लोरीन को। आयरन, ये तो होमोग्लोबिन से रिलेटेड है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, आयरन भी नहीं होगा। उसके बाद जब आपने देखा यहाँ पे क्रोमियम, तो ये क्रोमियम क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, ना कि ट्रीटमेंट करता है। इससे उल्टा हो जाएगा आपको, मतलब कैंसर हो सकता है भले, लेकिन इससे ठीक नहीं होगा। ये शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कौन, क्रोमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्लैटिनम, ये हो गया करेक्ट आंसर। प्लैटिनम में होता है ना एक कंपाउंड होता है, उसका नाम क्या है, किस प्लेटीन, ठीक है। यह क्या करता है, यह जाकर के ना लॉक कर देता है जो डीएनए, कैंसर में क्या होता है कि सेल है ना रैपिड आपका डिवाइड करने लगता है, तो उसको ना वो आगे डिवाइड नहीं कर पाए, डीएनए से जुड़ करके उसको लॉक कर देता है। अब जब लॉक कर दिया तो रैपिड डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहां ये काम कर जाएगा किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये देखिए ये कैंसर है, कार्सिनोमा है ना, इसका मतलब कैंसर। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा, मतलब यहां कैंसर लिख देता हूं, ठीक है। और प्लैटिनम, चलिए ठीक है, ये तो आपको बता दिया कि स्विमिंग पूल, हेमोग्लोबिन, और कंट्रोल करेगा शुगर को, शुगर कंट्रोल, ठीक है, लिख देता हूं, शुगर कंट्रोल, हेमोग्लोबिन। ये कहां होगा आपका, डिसइंफेक्टेंट, चलिए स्विमिंग पूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो गर्भ निरोधक जो पिल्स होती हैं, उसमें कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन था। तो आप वहां पे कोलिकैल्सिफेरॉल, ये आप सीधे कट कर देते, और क्या सिट्रीजिन आप कट कर देते, क्यों, क्योंकि सिट्रीजिन को पता है कि एंटी एलर्जिक है, मतलब आपको अगर ठंड है, छींक आ रही है, तो आप क्या कहते हो कि जाकर के 2 सिट्रीजिन के पत्ते खा लेते हो, या 2-3 टैबलेट्स आप खा लेते हो सिट्रीजिन के, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि कोलिकैल्सिफेरॉल, ये कौन सा है, तो विटामिन D3, जो कि हमारी ह्यूमंस की बॉडी खुद क्या प्रोड्यूस करती है। और विटामिन D2 रहता, तो विटामिन D2, तो इसको क्या बोलते हैं, इर्गो कैल्सिफेरॉल, इर्गो कैल्सिफेरॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं D2 को। ये प्लांट्स में पाया जाता है, ये प्लांट्स मोस्टली मतलब मशरूम ये सब में आपको मिलेगा, है ना, इर्गो कैल्सिफेरॉल, प्लांट इसका सोर्स होता है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी खुद प्रोड्यूस करती क्या, विटामिन D3। देखिए याद यहाँ करने का एक और ट्रिक है कि जब विटामिन D3 ये थर्ड नंबर पे, A B C भी कौन से नंबर पे आता है, तो 3। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि विटामिन D3 अगर रहेगा तो कोलिकैल्सिफेरॉल, और विटामिन D2 रहेगा तो इर्गो कैल्सिफेरॉल होगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया, तो ये दोनों आप कट कर देते, ठीक है। ये दोनों कट करने के बाद आपके पास क्या बचता, तो 2 ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C, ठीक है। कि पहला ऑप्शन है कि लेवेनॉर
ठीक है, लेवनॉर जेस्ट्रेल, ये ऑप्शन बचता। और दूसरा ऑप्शन क्या बचता आपके पास, वनेला फ्लेक्सीन। ठीक है, तो वेलेना फ्लेक्सीन जो बनता आपके पास, ये क्या है कि वेनला फ्लेक्सीन क्या होता है कि आप जब भी डिप्रेशन में होते हो तो एंटी डिप्रेशन जो पिल्स जो चलाई जाती हैं, डिप्रेशन जो पिल्स जो चलाई जाती हैं, तो उसमें यूज होता है कि मतलब तो ये भी कैंसिल हो जाता। और लेवनॉर जेस्ट्रेल जो ये जो दवा का नाम है ना, ये कंपाउंड का जो नाम है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज किया जाता है। ये इसलिए ना, ये आर्टिफिशियल हार्मोन है। ठीक है, देखिए ये क्या है ना, आर्टिफिशियल हार्मोन है जो कि जो बॉडी में क्या क्या जनरेट करता है, नेचुरल हार्मोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, उसको कम कर देता है, प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो जब भी कोई लेडी अगर जब ये पिल खाती हैं तो क्या बॉडी सिग्नल भेजता है, मतलब किसको, ओवरी को, कि एग रिलीज ना करिए, है ना, एग का रिलीज नहीं करिए। तो एग रिलीज नहीं होगा मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो वो मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव अपना काम कर गया, जो भी पिल्स हैं वो काम कर गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेवनॉर जेस्ट्रेल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 क्या है कि वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट। देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट का मतलब ये गैल्वेनाइजेशन कैसे करते हैं आयरन को, जिंक का लेयर, जिंक की परत चढ़ा करके, है ना, तो इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक कंपाउंड। तो हाँ, ये प्रोड्यूस करता है क्योंकि ऑयल में क्या है, ऑयल में आप कहोगे तो फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड, और जो कि मिल करके जिंक के साथ क्या होगा कि पॉइजनस कंपाउंड बना देगा, पॉइजनस बना देगा। तो ये प्रोड्यूसेस टॉक्सिक कंपाउंड, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, इट रिड्यूसेस क्वालिटी ऑफ ऑयल। तो हाँ, क्योंकि ये कैटलिस्ट है। देखिए जिंक क्या है, एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन को ना तेज कर देगा, ऑक्सीडेशन को तेज कर देगा। ठीक है, फास्ट कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि रैंसिडिटी आ जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ जो ऑयल होगी उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस, क्वालिटी घटा देगा, बेकार कर देगा। ठीक है, और कोरिजन ऑब्जर्व, हाँ देखा जाता है, तो इसलिए करेक्ट है। कोरिजन क्यों हो जाएगा, देखिए अगर मान लीजिए ये कैटलिस्ट है जो फास्ट कर दिया, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट कर दिया, तेज कर दिया, और उसके बाद क्या होता है कि तेल में जो एसिड है, एसिड जिंक की लेयर को टॉक्सिक कंपाउंड बना देता है, जो बनाने में खर्च हो गया। ठीक है, एसिड जो है वो जिंक की लेयर को टॉक्सिक कंपाउंड बनाने में खर्च हो गया। तो क्या बचा, जो आयरन था वो फिर से निकल गया। मान लीजिए इस पे लेयर आपने चढ़ाया जिंक का, अब जिंक खत्म हो गया तो फिर से तो ये आयरन बन गया ना। तो आयरन जब रह गया तो कोरिजन होगा ना, ऑब्वियस है। तो आप ये भी करेक्ट हो गया। तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 137, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग। जैसे ही आपने ऑक्टेन देखा, ऑक्टेन रेटिंग का मतलब आपको पेट्रोल याद आ गया होगा, है ना। घटना चक्र अगर किन्हों ने भी बनाया होगा उनको पता होगा, ऑक्टेन और सीटेन। सीटेन जब आप देखोगे तो आप क्या कहोगे, डीजल से लिंक है ना, डीजल से लिंक्ड है। जब भी हम लोग को देखना है कि क्या पेट्रोल अच्छा है तो उसका ऑक्टेन रेटिंग हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, और जब भी हम लोग देखेंगे कि डीजल क्या सही है तो उसका हम लोग सीटेन रेटिंग देखते हैं। यहां पे क्या, कंपाउंड यूज्ड इन फॉर ऑक्टेन रेटिंग इंक्रीज करने के लिए ऑक्टेन का रेटिंग का कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं टेट्रा एथाइल लीड का यूज करते हैं हम लोग। तो ये घटना चक्र का क्वेश्चन था, ये आप टिक कर लो सीधे। टेट्रा इथाइल लीड, देखिए अगर मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे आपका इंजन काम कर रहा है, ये क्या करता है कि पुश करता है। वहां पे क्या होता है, पिस्टल है, जो ये जो अभी देखा था आपने, ये पिस्टल इसको पुश करता है। यहाँ पे आपका एयर आएगा, प्लस में क्या, यहाँ से पेट्रोल आया। ठीक है, तो दोनों मिलाकर के पुश किए, इग्नाइट हुआ, पुश किए और ये नीचे गया। तो जैसे ही पिस्टल आपका नीचे गया और फिर यहाँ पे ऊपर आएगा, जब तक फिर यहाँ से पुश करेगा, ये प्रोसेस चलता है, तब पिस्टल प्रॉपर वर्क करता है, तब आपकी गाड़ी का इंजन रन करता है। तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि ये
अभी यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये नीचे ही था कि फिर से इसको पुश कर दिया। अब आपकी गाड़ी में ऐसे धक धक का कभी कभी आवाज आता है, खट खट का आवाज आता है, उस टाइप का आवाज नहीं आता कभी कभी बाइक में आपका, तो उससे क्या होता है कि इंजन पे भी असर पड़ता है और प्लस में आपका मतलब कि अनकंट्रोल कंबशन हो रहा है, जिसके कारण तो यहां पे ये एंटी नॉकिंग, नॉकिंग का आवाज आता है ना, ठक ठक खट खट उस टाइप का, तो एंटी नॉकिंग इसको लिख सकते हो, नॉकिंग एजेंट। ये कौन है? तो आपका टेट्रा एथाइल लीड, ये आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, कंपाउंड यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर, तो टेट्रा एथाइल लीड का यूज करते हैं। चलिए यहां पे फुल फॉर्म ऑफ PHBV, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, देखिए यहां पे क्या कौन से बात किया गया, किस टाइप का पॉलीमर, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात करी गई है। और PHBV बहुत फेमस पॉपुलर है, क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है ना कि जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया एक्स्ट्रा जो रिसोर्स मतलब कह कि फूड जो स्टोर करता है उसी से बनता है, ये बैक्टीरिया से ही बनता है, और बैक्टीरिया ही इसको मतलब बाद में खत्म भी कर लेता है, खा के कंप्लीट भी कर लेता है, तो इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। जैसे जो प्लास्टिक होगा वो कितना आप रख दीजिए, हजारों साल तक वो वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, बट यहां जो पॉलीमर जो होगा, ये जो पॉलीमर होगा BHBV, वो क्या होगा कि आपका मैक्स टू मैक्स 6 महीना या 1 साल में पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, कहीं भी आप डाल भी सकते हैं एज एग्जांपल। और दूसरा देखिए यहाँ ट्रिक क्या था कि जब यहाँ पॉलीमर दिया हुआ है, पॉलीमर क्या होता है कि बहुत सारे एसिड का मतलब यहाँ पे मिक्सचर से बना होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या एसिड रहेगा लास्ट में नहीं, तो जब पॉलीमर यहाँ बन चुका है तो यहाँ पे एसिड नाम के पीछे आ रहा है, एसिड आ रहा है, तो ये कट कर दीजिए, ठीक है। और मोस्टली जो पॉलीमर होता है उसका जो प्रीफिक्स जो लगता है वो क्या लगता है, पॉली लगता है, ठीक है, तो पॉली से ही स्टार्ट हुआ, तो यहाँ मतलब ये तो कट ही हो गया, यहाँ पॉली से स्टार्ट था, तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट CO3 हाइड्रोक्सी वेलिरेट, ये आपका कंप्लीट आंसर इसका होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी था इसका करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, यहां से आ गया आपका ये फिजिक्स के क्वेश्चंस को जो बीपीएससी ने कंडक्ट करवाए हैं उसके फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन on a wooden box and push it on the floor at constant velocity, the marginal फ्रैक्शन फोर्स विल बी। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ा ठीक है कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कितना, तो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, तो वुडन बॉक्स पे लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि पुश इट ऑन द फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी, द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स विल बी। तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मुझे सबसे पहले बताइए, कांस्टेंट वेलोसिटी जब आपने देखा तो इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब क्या होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब आपकी जो स्पीड है वो क्या फ्लेक्सिबल है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर कांस्टेंट होगी, तो आप बोलोगे कांस्टेंट होगी, तभी तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब फिक्स है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स विल बी, तो मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स का मतलब देखो, एक बॉक्स है, एक वुडन बॉक्स है, ठीक, उस पे क्या कर रहे हैं कि एक पर्सन वी मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो वो क्या कर रहे हैं कि इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो 200 न्यूटन, फोर्स को मेजर करने का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, तो 200 यूनिट का इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, किस पे, तो बॉक्स पे लगाया जा रहा है फोर्स। ठीक, अब मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ये होता है कि एक ना एक पॉइंट के बाद, अगर आप इस साइड से अगर इसको पुश कर रहे हो तो एक ना एक पॉइंट के बाद ये जो यहाँ जो पोजीशन इसकी है उससे वो शिफ्ट हो करके यहाँ चला जाएगा, जो बॉक्स है आपका वो चला जाएगा, तो उस फोर्स को, उस रेजिस्टेंस को, जो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रहा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाईएस्ट जो स्टैटिक
स्टैटिक जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स, जिसके बाद क्या होगा, ये जो बॉक्स होगा वो अपने प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अगर बॉक्स है, बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रखा है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है जो कि इसको मूव करने से रोकेगा। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम लोग 200 न्यूटन, यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि 200 न्यूटन से अगर ज़्यादा का फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि ये फास्ट फास्ट जाने लगेगा। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी फिक्स है, मतलब लग रहा है 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन ही, उसमें चेंज नहीं आ रहा है, ये चलते जा रहा है। मतलब आपने कोई बाइक अगर आप चला रहे हो, उसको अगर 50 पे आपने सेट कर रखा है तो 50 पे ही आप चलाते जा रहे हो, वही ये कहना चाह रहा है। ठीक, या फिर अगर आप 200 न्यूटन है, ठीक है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, अगर उससे अगर कम आपने लगाया, मान लो 100 न्यूटन का लगाया है, ठीक, तो 100 न्यूटन के बाद वो क्या होगा, धीरे 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 आकर के वो स्टैटिक हो जाएगा, रुक जाएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी नहीं रह पाएगी। अगर मान लो आप एक बाइक ड्राइव कर रहे हो, अगर उसका अपने स्पीड धीरे धीरे एक बार चला करके छोड़ दिया, फिर आप क्या हो गया कि धीरे धीरे स्लो डाउन करते करते वो रुक जाएगी। तो वही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड इन्होंने दे रखा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये 200 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, वो चलते जा रहा है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, टोटल आपने पता होगा ना, अप्लाइड फोर्स, ये मैं लिख देता हूँ, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स, अब बताइए कि अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है, तो हमने देखा कि 200 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लग रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा, तो 200 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट इसकी हो रही है। और हमने इससे पहले क्या समझा है, मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स। मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि उतना ही ताकत लगाइए जहां के बाद वो रेजिस्टेंस नहीं दे पाए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जिसके बाद वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 200 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग फर्दर, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि अ ट्रक, ठीक है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ट्रक है जो, ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मुझे एक बात बताइए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जैसे आप बाइक चला रहे हो या कहीं भी आप चल रहे हो, तो आप बाइक चला रहे हो, सपोज डैट कि आपने स्टार्ट किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन आपने हर 30 मिनट के बाद आप क्या करते हो कि 10 की जगह आप दुगनी कर लेते हो, मतलब फिर 20 कर लोगे, 20 के बाद क्या करोगे आप 30 कर लोगे, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद आप 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आपका कांस्टेंट चेंज हो रहा है, कितना से, तो 10 से, ये देखो 10 से आपका चेंज हो रहा है, मतलब आपने स्पीड जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रखा है, आपने फिक्स नहीं कर रखा है। यहाँ पे क्या था कि आपकी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, बट यहाँ पे क्या है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, आप एक्सेलरेट कर रहे हो कांस्टेंट, तो एक्सेलरेट कर रहे हो तो इक्वल हर एक इंटरवल के बाद डबल होते जा रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 10 है, 10 से 20 एग्जैक्ट इतना ही होगा। मान लीजिए आपने अगर 2 से स्टार्ट करा तो 2 का अगला 4, 4 का अगला 6, 6 का अगला 8, ऐसे बराबर ये 2 ही का आएगा डिफरेंस, मतलब जितना भी आपने स्टार्ट करा वो कॉमन होगा, ठीक है। तो अब कांस्टेंट एक्सेलरेट, क्योंकि अगर एक्सेलरेट रहता तब तो आप कितना भी, आप ये 10 से आपने 20 पे पहुंचा, आप 20 से पहुंच जाओ 60 पे, तब ये क्या कांस्टेंट एक्सेलरेट होगा, नहीं, तब ये कांस्टेंट एक्सेलरेट नहीं होगा, ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है क्या, इट अचीव्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो 400 मीटर टोटल दूरी तय कर लेता है। क्या, ट्रक जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, मतलब एक ट्रक है कहीं एक लगा होगा स्लोप वाले पोजीशन पे, वहाँ से धीरे 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 ग्रेजुअल एक्सेलरेशन के साथ वो 400 मीटर कवर कर लेता है 20 सेकेंड में। इफ़ द वेट ऑफ ट्रक इज कितना है,
है तो 7 टन। अच्छा कोई मुझे बताइए आप में से कि 7 टन यहाँ पे लिख रखा है, मतलब 1 टन में कितना केजी होता है? तो 1000 केजी। तो इसका मतलब कितना होगा? तो 7000 केजी हो जाएगा ये टन को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है उसके बाद, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? तो हमने फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अभी हमें एक्सीलरेशन पता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो पहले मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। ये सब लोग जानते होंगे, आई होप आप लोगों ने ये सब ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया है और टाइम कितना लिया गया है, तो 20। तो डिस्टेंस जो है वो है हमारा 400 मीटर, और क्या है, टाइम जो है वो कितना है, 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ये क्योंकि मास तो हमें पता है कि 7000 है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हमें पता। तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अलग अलग फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप बोलोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही क्यों लिया हमने? तो ये स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये रेस्ट से स्टार्ट होगा, तो रेस्ट से आप इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट कर लीजिए, एंड वी से हम लोग क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो म्यू भी कहते हैं इसको, तो इससे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ पे हमारी 0, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी तो उसकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे u इक्वल टू, यहाँ पे जो u जो हमारा था यहाँ पे कांस्टेंट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, तो u के जगह पे 0 इंटू कुछ भी करेंगे, जो टाइम हमने यहाँ पे निकाला कितना, तो 20 सेकेंड इंटू 20, तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस में हाफ AT, एक्सीलरेशन हमें निकालना है, तो A का तो हमें पता नहीं, और T कितना है, 20 है, तो 20 इंटू 20 ये हो गया हमारा T, यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेकेंड इंटू 20 सेकेंड। अच्छा, S का मतलब क्या होता है? तो S मतलब होता है डिस्टेंस को हम लोग S से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस कितना था, तो 400। अगर 20 से ये कट करोगे तो ये 20 टाइम्स में जाएगा, और ये फिर बचे हुए 20 को 20 से कर लीजिए, और ये क्या हो गया आपका 0 हो रखा है यहाँ पे, 0 प्लस हाफ A, बस इतना रह गया। तो A इक्वल टू आप क्या, यहाँ पे तो 0 ही आ चुका है, नहीं ये सॉरी 1 हो चुका है। तो अब ये बताइए कि A अगर इस साइड आ गया तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 2 आ गया, जो ये 2 है ये यहाँ चला गया, 1 इंटू 2 हो गया, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ रिमेनिंग A रह गया। तो एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, कितने आपके पास हो गए, तो 2 है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, और यहाँ हमारे पास मास ऑलरेडी कितना है, तो 7000 केजी, इंटू 2 करेंगे तो 7 दूनी 14000। तो ये क्या है, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, कहाँ आंसर है, तो ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी कंज्यूम्ड एट होम इज 250 यूनिट। अच्छा एक बात बताइए, अभी बिहार में कितना यूनिट फ्री किया गया है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलोगे 125 यूनिट फ्री करा गया है, उसके ऊपर का है जो भी इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होगा पर यूनिट हमें पे करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे पे करते हैं, मान लीजिए अगर आपके साइड में अगर 7 रुपीज़ पड़ रहा है और आपने 100 रुपये मतलब 100 यूनिट उठाया है आपने टोटल, तो ये कितना हो गया, तो 700 टोटल आपको रुपीज़ में पे करना पड़ेगा। ये नॉर्मल बेसिक मतलब कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है इसका। हाँ, तो यूनिट जो हम लोग घर में जो पे करते हैं वो कितना ये है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है होम में कितना, तो 250 यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है। देन अच्छा एक बात बताइए, आप एक यूनिट का मतलब क्या समझते हो, ये जैसे 250 यूनिट दिया हुआ है तो 1 यूनिट को हम लोग डिनोट करते हैं 1 किलो वॉट आवर से। हम लोग एक यूनिट को डिनोट करते हैं किससे, 1 किलो वॉट आवर से। ठीक, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू किलो को हम लोग क्या कहते हैं, तो 1000 ग्राम कहते हैं, है ना,
और क्या है W। W क्या हो गया आपका वॉट हो गया। वॉट मतलब क्या, एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, एनर्जी पर सेकेंड ये हो गया W वॉट, एनर्जी पर सेकेंड। और आवर को हम लोग क्या कहते हैं, एक घंटे को, तो आप कहोगे कि 60 उसमें क्या होते हैं, मिनट होते हैं, और कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 छक 36, 36 और 1 2 3 4 और 5, 10⁵ हो गए। 5 जीरो थे तो 10⁵ हो गए। इसको क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर है कि ये हमने निकाल दिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एनर्जी जो है यहाँ पे, यहाँ देखो आप, एनर्जी कितना है, तो 250 यूनिट है, 250 यूनिट है। तो टोटल एनर्जी हमें जूल में जो चाहिए था तो वो तो हमने देख लिया है कि कितना है, 3.6 इंटू 10⁶ है। इसमें हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 250 को मल्टीप्लाई कर देना, 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। अच्छा 10⁶ है, इसका क्या एक जीरो को यहाँ हटा करके और ये 10⁷ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, 10⁷ कर सकते हैं, ठीक। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 90 इंटू 10⁷। और 90 की जगह पे क्या कर सकते हैं कि 9 इंटू 10⁸ हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। देखिए स्पीड ऑफ साउंड है ना, वो वैरी करता है अलग अलग मतलब मीडियम पे। आप सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, तो आप किस में बोलोगे सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो क्या होता है, सॉलिड में। सॉलिड में सबसे तेज ट्रैवल करता है। क्यों करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड, और लास्ट में क्या होता है, गैसेज में सबसे स्लोली ट्रैवल करता है क्या, साउंड। देखो जब सॉलिड होगा, आपके पास एक सॉलिड है, उसमें क्या होंगे ना कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे एकदम कॉम्पैक्ट होंगे, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होंगे। जबकि लिक्विड में थोड़े थोड़े जो दूर होंगे पार्टिकल्स, थोड़े थोड़े अपार्ट होंगे, और जो गैस होंगे उसमें तो स्कैटर्ड होंगे, एकदम बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ आपने आवाज़ करा, आपने उसको प्रेस करा, कंप्रेस करा, ठीक है, तो ये तुरंत एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते जाएगा, है ना, आपस में ट्रांसफ़र करते जाएगा, तो जल्दी से हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रांसफ़र करने में टाइम लगेगा, स्लो होगा, और यहाँ और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो इसके कारण से ये सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, सबसे फास्ट है। इसीलिए आप सुनते होंगे जब भी ट्रेन की जब पटरी है वहाँ पे अगर आवाज़ आप करोगे, टन से ऐसे मारोगे, कुछ भी रॉड कुछ भी आप करो, या कोई स्टोन आपने डाला वहाँ पे, तो वो जो आवाज़ आएगी वो आप जब सुनोगे, ट्रेन के रेलवे जो ट्रैक होगी उस पर अगर आप कान लगा के सुनोगे तो आपको ये पहले सुनाई देगी, रैदर देन फिर जो दूसरी आवाज़ जो गैस के थ्रू, एयर के थ्रू जो ट्रैवल करेगी वो स्लोली आपको मतलब आप तक पहुंचेगी। तो सबसे फास्ट होता है सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस, ठीक है। यहाँ पे स्टील का शायद कितना 6000 के आसपास में है, मतलब 5960 मीटर पर सेकेंड के अराउंड है स्पीड। वाटर का जो स्पीड है वो 1480 मीटर पर सेकेंड है, और एयर का हमने सबने पढ़ा है 343 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए कि क्या हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का आप जब देखोगे तो एयर से बहुत ज़्यादा होता है स्पीड ट्रैवल करने का, कितना, तो 1284 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1248 मीटर पर सेकेंड। क्यों, रीजन क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। आपको पता होगा ये क्या है, लाइटेस्ट अमॉन्ग ऑल, सबसे हल्का है, तो इसलिए ये सबसे जल्दी। अच्छा यहाँ पे अगर क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन अगर आ जाता, इलास्टिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, तब भी सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी आपकी किसकी होती, तो स्टील की होगी, फिर क्या होगी, लिक्विड की होगी, फिर क्या होगी, गैस की होगी। क्योंकि इसका मतलब ये होता है ना, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, कि जो भी फॉर्म है ना वो होल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करेगा, है ना, उसी को इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो इलास्टिसिटी का भी होता है, तो क्या करते, तो सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, देन गैस में, ठीक है। फर्दर मूविंग ऑन अनदर क्वेश्चन,
हम लोग देखेंगे द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। अगर अच्छा देखिए, एक यहाँ पे आप अपने घर पे खड़े हो, अपनी छत पे, ठीक, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपने एक बॉल पकड़ रखी है। यहाँ पे जब आपने बॉल को होल्ड कर रखा है तो एक बात बताइए कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर इसके पास देखिए एनर्जी तो है क्योंकि आपने इसको हाइट पे ले जाके खड़ा कर रखा है, ये ज़मीन पे रखी होती तो कुछ नहीं होता इसका पोटेंशियल एनर्जी, ना कि और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं कुछ होती। अगर ये स्टिल रखा होता तो क्या ही होता, कुछ नहीं होता, ठीक। लेकिन आपने इसको हाइट पे, डिस्टेंस पे ले जाकर के यहाँ पे होल्ड कर रखा है, तो यहाँ इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे ही ये नीचे गिरते जाएगा इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी अंटिल इट रीचेज ग्राउंड। इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी घटते जाएगी। और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि जब भी जो मूवमेंट होता है तो उसके कारण क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ये घटेगा। क्या घटेगा, जब से बॉल ऊपर से ड्रॉप करोगे आप, जो बॉल ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी भी ड्रॉप होते जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, क्योंकि बॉल है ना जो ये स्पीड मोमेंटम गेन करेगा, यहाँ पे स्पीड गेन करेगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी। एक मजेदार फॉर्मूला आपको बताता हूँ, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ पे समझो, यहाँ पे होल्ड कर रखा था आपने, एकदम टॉप पे होल्ड कर रखा था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो 10 थी, और काइनेटिक एनर्जी उस टाइम 0 थी। लेकिन जैसे ही बॉल नीचे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या आपको बोला कि घटेगा, मान लीजिए 8 हो गया, और तब उस टाइम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 2 हो जाएगी। और जैसे ही और ये नीचे आएगा तो मान लीजिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि बॉल अब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पहुंचा, तो मान लीजिए 6 हो गया, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाएगी। मतलब टोटल एनर्जी हमेशा 10 ही कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, लिमिटेड है। पूरे इंटायर यूनिवर्स का जो एनर्जी है ना वो फिक्स है। जैसे मान लीजिए आप कहोगे कि हम लोग जाते तो हैं और स्विच ऑन करते हैं, बल्ब ऑन होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में बस ट्रांसफर हो रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बस वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली अगर घट रहा है तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या वॉयलेट नहीं करेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 126 हमारा क्या कह रहा है कि अ पेयर ऑफ ऑक्सिन मतलब वही जो बैल हैं वो हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं अ फोर्स ऑफ कितना, तो 140 न्यूटन। फोर्स हमेशा किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, F इक्वल टू 140 न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि खेत जोतने में, प्लाउइंग अ फील्ड, द फील्ड प्लाउड इस कितना दूरी तय करी गई है, कितना काम किया गया है, तो 15 मीटर लॉन्ग। तो यानी जो आप कहोगे डिस्टेंस इक्वल टू 15 मीटर लॉन्ग है। तो वर्क डन पूछ रहा है। अब वर्क डन तो बहुत सिंपल है, मतलब आपने अगर देखिए वर्क डन का सिंपल क्या फॉर्मूला होता है। एक बात अभी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी, मैं अभी कुछ क्लियर करने वाला हूँ। अगर मान लीजिए मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, फिर वर्क डन पे आता हूँ। वर्क डन का एकदम बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये आपको याद करना पड़ेगा और अभी मैं समझा भी दूंगा कि कैसे ये फोर्स है और कैसे ये डिस्टेंस जरूरी है वर्क डन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू डी आप लिखोगे। तो फोर्स हमारा कितना था, तो 140 न्यूटन। हमने देखा यहाँ पे
140 न्यूटन, और हमारा डिस्टेंस कितना था, तो 15, तो हमने 15 बस ट्रैवल किया, तो 15 इंटू 14 आप करोगे तो अराउंड कितना आएगा, 210 और एक जीरो यहाँ पे हो गया इतने न्यूटन, मतलब 2100 न्यूटन टोटल आपका वर्क डन हुआ इस क्वेश्चन का। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, बट आपको मैं समझाता हूँ कि वर्क डन क्या होता है। मान लीजिए आपने एक बड़ा सा बैग, ठीक है, उसको यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक, और उसके बाद आपने पॉइंट ए से स्टार्ट करा, ठीक है, पॉइंट ए से आपने बी पे उसको लेकर गए, बी पे, और बी से ले जा करके फिर उसको सी पे ले गए, सी थर्ड पॉइंट पे, एंड सी से फिर से लेकर के पॉइंट ए पे आ गए। तो क्या फिजिक्स में आपने कोई काम करा है, तो फिजिक्स बोलेगा कि नहीं, वर्क डन बाय यू इज जीरो, क्योंकि आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल करा, बट फिजिक्स में यहाँ डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब आपने जहाँ से स्टार्ट करा, देखो जैसे ये आपका इनिशियल पॉइंट है और इसी पॉइंट पे आपने एंड कर दिया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में काम जो वर्क डन जो होता है वो काम किस पे करता है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट पे करता है। आपने कितना मूव करा उस पे काम करेगा, ठीक है। मतलब चेंज हमेशा दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कूली है, ठीक है, आपने उसको लगेज दिया और यहाँ से वो उसने सामान उठा करके और पूरा स्टेशन, मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, आप उसको 2 पे लेकर गए, 2 से 3 पे लेके गए और 3 से फिर वापस से लेकर के 1 पे आ गए। कूली थक गया, उसकी एनर्जी चली गई, ठीक है। लेकिन जब वो सामान फिर से वापस वहीं रख दिया जहाँ से उसने उठाया था, तो क्या वर्क डन होगा? तो आप बोलोगे नहीं, वर्क डन मतलब यहाँ पे चेंज दिखना चाहिए। क्या चेंज दिखा? नहीं। उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या चेंज हुआ? तो आप बोलोगे नहीं चेंज हुआ। तो इसलिए फिजिक्स में वर्क डन उसका जीरो होगा। मान लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन रहता, एक दीवार है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो, सुबह से उठ करके आप उस पर फोर्स लगाए जा रहे हो, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगाए जा रहे हो, लेकिन वो दीवार हिल ही नहीं रही है और शाम तक हो गया, अब हिले नहीं, अब थक गए, अब छोड़ दिया आपने। तो क्या आपने वर्क डन कुछ करा? तो नहीं, आपने जीरो वर्क डन करा। इसी को यहाँ पे समझा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर यही आपने जो लगेज है उसको अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो हाँ, आपने वर्क डन किया। यहाँ पे वही जो फॉर्मूला होगा, वर्क डन इक्वल टू जितना भी आपने फोर्स लगाया प्लस में जो आपने जो भी डिस्प्लेसमेंट जो करा, वहाँ पे जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करा, तो वो कितना हो गया, तो आपका 140 न्यूटन इंटू 15 इक्वल टू 2100 यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अब हम लोग समझते हैं फोकल डिस्टेंस। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज क्या होगा, +1, -1, 2, इन्फिनिटी। तो अब देखिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो हम लोग फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन हम लोग कोई भी मिरर देखते हैं, मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे 3 टाइप के, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन, है ना। कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन, ये 3 टाइप के। अब ये देखिए इसको ना हमेशा एक सर्कल के रूप में देखा जाता है। मतलब यहाँ से ऐसे देखो, ये सब तो सर्कल ही बनेगा। सॉरी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये इसको आप अगर देखोगे तो ये एक सर्कल ही बनेगा, बड़ा सर्कल। दोनों बनते हैं कनकेव और कन्वेक्स। और इसका ना ये जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये जो पूरा कर्व एक बड़ा बनता है ना, एक बड़ा सर्कल बनता है ना, देखिए जितना छोटा सर्कल बनेगा, ठीक है, जितना मिरर छोटा होगा उतना ही छोटा सर्कल बनेगा, उतना ही छोटा उसका सेंटर से रेडियस जो होगा उसका उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो आपको वो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं अभी समझाऊंगा। बट ये जो आप जो सेंटर जो होगा बीच में उसको क्या कहेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, कर्वेचर इसको कहा जाएगा। ये सब जगह होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको जो सेंटर से जोड़ेगा उसको क्या इसको जो मिरर से जोड़ेगा उसको क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस को, तो इसी को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
कर्व से सेंटर की दूरी के बीच में जो रेडियस, अगर ये हो जाता तो, अगर मान लीजिए ये पूरा है, इसको क्या कहेंगे तो डायमीटर कहा जाता है, और ये आधा हो गया इसलिए रेडियस, और किसका है तो कर्वेचर का रेडियस है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है कर्व का, जो पूरा एक बड़ा सर्कल जो बनेगा ना उसका ये सेंटर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे फोकल डिस्टेंस की बात करी गई है, बट उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा फोकस क्या होता है। फोकस को हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए इधर से लाइट आई, इधर से लाइट आई, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट की और एक पॉइंट पे जा कर के दोनों मिल जाएंगी, है ना, लाइट आई, इधर से लाइट आई, इधर से आई और एक जगह पे मिल जाएगी, इसको क्या कहा जाएगा तो इसको फोकस कहा जाएगा। और इसका जो दूरी होता है ना, इससे जो दूरी होता है इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, r/2 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बटा 2 फोकल लेंथ, f इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, f इक्वल टू r/2 होता है। ठीक, अब यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, या r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने देखा, बटा 2 होगा, क्या होगा, फोकल लेंथ। ठीक है, फॉर्मूला सबको क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर। अब देखिए एक प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर है तो वो तो फ्लैट है, ये देखिए ये प्लेन मिरर है, ये तो फ्लैट है, तो इसका सर्कल कहीं मिलेगा। आप खुद सोचिए कि ये कहीं ऐसे बेंड होता तब ना आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है फिर ऐसे हो जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर एक लाइन है तो ये भी इधर एंडलेसली चलती जाएगी और ये भी इधर एंडलेसली चलते जाएगा, तो क्या इसका हमें सेंटर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कभी इसका सेंटर नहीं मिल पाएगा कि हाँ ये बीच से, ये देखिए सेंटर का मतलब क्या है कि ये गोल होता तो ये बनता, ये जैसे इतना था और इसको हमने गोल सर्कल बना दिया तो हमने इसका सेंटर निकाल दिया। क्या एक आप प्लेन मिरर का कभी भी सेंटर निकाल सकते हो प्लेन मिरर का, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऊपर तक एंडलेसली चला जाएगा, ये नीचे तक एंडलेसली चला जाएगा। इसी को साइंस की दुनिया में इन्फिनिटी बोला जाता है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर प्लेन मिरर। तो हमेशा याद रखना प्लेन मिरर का कभी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा तो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर हम लोग देखेंगे अगला, विच टीम इन फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए पहला बात कि पावर का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, पावर को वोल्टेज इनटू करंट, इसको डिनोट क्या करते हैं तो P से, V इंटू करंट को I से किया जाता है डिनोट, तो V इंटू I हो गया। तो पहला तो यहाँ पे हमको आंसर दिख रहा है कि VI ये दिया हुआ है, तो ये तो यहाँ पूछ रहा है डज नॉट, ये ध्यान रखिएगा, डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर और इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और आपने ओम्स लॉ भी सुना होगा, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, इक्वल टू V इक्वल टू IR। ठीक है, तो IR हमें यहाँ पे दिख रहा था V इक्वल टू IR, बट ये कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे V की जगह पुट करेंगे IR इंटू I, तो ये क्या हो जाएगा I²R, ये हो गया, ये दिख रहा है हमें I²R, हाँ तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या नेक्स्ट पुट करेंगे, V में V इंटू आई, पावर इक्वल टू V इंटू आई, ये तो हमारा, ये हमेशा याद रखना है इसको, यही तो हमारा मेन फॉर्मूला था, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट। अब देखिए यहाँ पे सेम V इक्वल टू IR जो है, यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे V²/R हमें दिख रहा है और हमें अगर एक V है तो हम इसको अगर चेंज कर देते हैं I को, तो I को एज इट इज यहाँ रखने देते हैं और V/R कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो V इंटू V/R, I की जगह पे ये जो I है इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए, तो ये क्या हो गया V²/R। क्या ये भी है, तो हाँ V²/R, तो क्या हो गया, ऑड वन आउट इज IR² इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 129 नंबर क्या कहता है कि इन शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट क्या होता है, कि वो वेरी लो रहता है,
क्या होता है कि डू नॉट चेंज, इंक्रीजेज वेरी हाई और कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो जैसे ही आप सुनोगे शॉर्ट सर्किट हुआ है और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट, वो क्या होता है, इंक्रीजेज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, पहले मुझे बताइए कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब यही होता है कि बिना रुकावट के तेजी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी आपका गर्म तार मतलब लाइव वायर है ना, और जो ठंडा तार होता है मतलब न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर, ये दोनों अगर टच हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस खत्म हो गया। रेजिस्टेंस जैसे ही खत्म हुआ, दोनों एक दूसरे को टच किए बहुत तेज से, मतलब आपका कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, सीधे फ्लो ऑफ करंट है। तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेरी हाई, इंक्रीजेस वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर, मान लीजिए जैसे देखिए इधर से आ रहा है आपका कोल्ड वायर और यहाँ पे बीच में बल्ब है, और ये इधर मान लीजिए आपका एक साइड से हॉट है, एक साइड से कोल्ड है, ठीक, दोनों मिल करके आपका बल्ब जल रहा है, ठीक, बल्ब जल रहा है। अब क्या हुआ कि ये दोनों टच हो गया। अब ये हमेशा ना क्या होता है ना, शॉर्टेस्ट रूट ढूंढते रहता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। तो अब ये सीधे फ्लो करने लग गया है ना, बीच का रेजिस्टेंस खत्म हो गया। तो इससे क्या होगा ना कि इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एमसीबी हम लोग के घर में लगा हुआ रहता है। पहले क्या यूज़ करते थे हम लोग, फ्यूज यूज़ करते थे। फ्यूज जो कि होता था ना कि तार को मतलब गला करके जो मेल्ट कर देता था, और मान लीजिए फ्यूज़ है ये आपका, ठीक है, ऐसा फ्यूज़ बना हुआ रहता था, ये जुटा हुआ रहता था आपस में। तो ये गर्म हुआ तो ये मेल्ट हो जाएगा बीच का पोर्शन, तो आपका फ्यूज़ मतलब हो गया, फ्यूज़ हो गया, ये फ्यूज़ उड़ गया जो हम लोग पढ़ते थे। तो अब उसके जगह पे क्या आ गया, एमसीबी। ये क्या होता है, डाउन कर देता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एमसीबी का, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेक, ठीक है, कहीं लिख लीजिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेक, ठीक है। ये समझिए एडवांस वर्जन है फ्यूज़ का एडवांस वर्जन है। जब भी ये होगा ना, कब होगा, जब आप शॉर्ट सर्किट होगा या बहुत ज़्यादा आप लोड दे दीजिएगा ना, तो आपका एमसीबी क्या होगा, गिर जाएगा। घर में आप देखते हैं ना, बार बार एमसीबी गिर गया। अगर मान लीजिए आपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर एक साथ सब कुछ चला दिया, तो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया, तो क्या होगा, आपका एमसीबी गिर जाएगा और घर में आग लगने से आपको बचा लेगा। दूसरा क्या है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब कि गर्म वायर और ठंडा वायर किसी भी तरह से अगर टच हो जाता है, तो भी क्या होता है, आपका एमसीबी गिर करके बचा लेता है फायर लगने से घर में, ठीक। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कौन सा इक्विपमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये है फ्यूज, जनरेटर, मोटर, करंट कंट्रोलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्यूज़। अभी हमने देखा है फ्यूज़ क्या होता है इसका, हाँ, फ्यूज किस चीज़ से बना होता है, तो आप बोलोगे टीन से और किससे, लेड से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि टीन और लेड का मिक्सचर होता है। और ये ना बहुत इसमें कि हाई क्या रहता है, रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस क्यों रहेगा मैं अभी बताता हूँ। रेजिस्टेंस हाई रहता है और क्या रहता है कि लो रहता है आपका, क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट लो। इसका बेनिफिट क्या है, देखिए, अगर कोई भी चीज़ का हाई रेजिस्टेंस रखिएगा, मतलब वहाँ पे बाधा ज़्यादा हो रही है ना जाने में, तो मतलब वो जल्दी गर्म होगा। उसको रेजिस्टेंस मतलब आपको रुकावट, अगर मान लीजिए बीच में ब्रेकर है, इसको हर बार पार करके जाना पड़ रहा है, हर बार पार, तो रुकावट आ रही है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, तो हाई रेजिस्टेंस है ना, तो इससे क्या होगा, ये गर्म जल्दी होगा, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा हो गया लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये गर्म हुआ और इसको मेल्ट किया, तुरंत जल गया। आपका बीच का जो यहाँ पे जो फ्यूज़ जो आपने लगाया, तो वो क्या हो गया कि ये बीच का पोर्शन खत्म हो गया, तो वो कट गया। तो यानी आपका घर में आग लगने से बच गए, आप शॉर्ट सर्किट होने से बच गए, वहाँ पे मतलब दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। और इसका जो फ्यूज़ का जो आउटर का हमेशा देखोगे ना आप, सेरेमिक का बना हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि अंदर में तो आपका सारा इंसुलेटर है, मतलब ये कंडक्टर है, तो बाहर में इसीलिए आप इंसुलेटर दोगे, ताकि आप जब भी निकालने जाओ फ्यूज़, तो आपको झटका ना लगे, आपको करंट ना लगे, इसीलिए यूज़ किया जाता है,
ठीक है।